नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। केदारनाथ उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस सहित कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। 17 दिनों से सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। आज अंतिम दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस समेत कुल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस की ओर से पूर्व विधायक मनोज रावत मैदान में हैं। इनके अलावा यूकेडी के आशुतोष भंडारी, निर्दलीय त्रिभुवन चौहान, आरपी सिंह और प्रदीप रोहन चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि अब से लगभग 30 मिनट बाद यानी शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। तो आपको बता दें कि केदारनाथ उपचुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 20 नवंबर को मतदान होना है और बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सीएम धामी ने बाइक रैली निकाली है। बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में रैली की है। आशा नौटियाल के समर्थन में सीएम ने बाइक रैली निकाली। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 20 नवंबर को मतदान होगा। तो देखिए पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए। हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, थोड़ी देर में चुनाव प्रचार का शोर थमने वाला है। दोनों ही पार्टियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। ही देर में, बल्कि 5 बजे केदारनाथ जो उपचुनाव होना है उसका प्रचार प्रसार थम जाएगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, जो भी प्रत्याशी अपना अपना दांव खेल रहे हैं उन सब का चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। डोर टू डोर का जो चुनाव प्रचार है वो बंद हो जाएगा। 20 तारीख को जो है वोटिंग होनी है और 23 तारीख को उसके नतीजे आने हैं। चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी इस समय सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है। दोनों ने जो आजमाइश कर रखी है। अगर बात करें कैंडिडेट्स की तो बीजेपी से आशा नौटियाल को टिकट दिया गया और वही कांग्रेस से मनोज रावत को टिकट दिया गया। आशा नौटियाल की अगर बात करें, चूंकि बीजेपी की खाटी नेता रह चुकी हैं, साथ साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं आशा नौटियाल, और उनका जो है दबदबा है। जिस तरीके से उनका कहना है कि पूरे केदारनाथ में वो डोर टू डोर जाती है, जनता से मिलती है, उनसे लोगों से बात करती है, लोगों की समस्याओं को दूर करती है, ऐसा उनका कहना है। तो इसी वजह से जनता इस बार बीजेपी को वोट देगी और एक बार हमें फिर से जिताएगी। वहीं अगर मनोज रावत के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से मनोज रावत को टिकट दिया गया था, जिसमें वो विधायक रहे थे। 5 साल वो विधायक रहे। उसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी की शैला रानी रावत विधायक बनी, जीती और उनके दिवंगत होने पर यह सीट खाली हुई थी। सीट खाली होने के बाद यहाँ उपचुनाव हुआ और अब की स्थिति ये है कि बीजेपी की अब नाक की कील हो गई, क्योंकि बीजेपी 2 सीटें उपचुनाव की हार चुकी थी। एक मंगलौर विधानसभा सीट और दूसरी बद्रीनाथ विधानसभा सीट। दोनों सीटें बीजेपी हार गई थी और ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस से चाहे वो हरदा हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा हो, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो वहां पे जो है उन्होंने अपनी सारी ताकत लगा दी। बीजेपी की तरफ की अगर बात करें क्या तो माने कि ये जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं दोनों के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। और जिस तरीके से जो हार मिली थी उपचुनाव में, चाहे वो मंगलौर हो या बद्रीनाथ हो, दोनों जगह बीजेपी को जो हार मिली, तो इसकी वजह से चुनौतियां बीजेपी के लिए शायद थोड़ी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभिषेक। जो चूंकि 2 सीटों पे उपचुनाव हुआ था, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों सीट बीजेपी हार गई थी।
अब चूंकि नाक की बात इस वजह से हो गई कि बीजेपी के सामने चुनौतियां हो गई कि केदारनाथ सीट अगर हारते हैं तो नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव किस प्रकार से हो सकेंगे, किस करवट बदलेंगे, ये केदारनाथ सीट रुक करेगी। चूंकि पंचायत चुनाव भी नहीं हुए हैं और नगर निकाय चुनाव भी संभवतः अक्टूबर और नवंबर में प्रस्तावित थे, लेकिन वो फिलहाल टाल दिए गए हैं। अब ये सीट क्या किसके पलड़े पे जाती है? क्या बीजेपी के खाते में जाती है, कांग्रेस के खाते में जाती है, या निर्दलीयों के खाते में जाती है? ये सवाल उठता है सरकार पर भी। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पे योजना का पिटारा खोला, जब चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ था उससे पहले कई सौगातें दी उन्होंने। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी लगातार दौरा कर रहे हैं। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भी वहां पे डोर टू डोर अपना कैंपेन चलाया, लोगों से अपील करी कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट दे, आशा नौटियाल को वोट दे, चूंकि वो आपकी अपनी नेता है। इस तरीके के स्लोगन उन्होंने दिए। तो बीजेपी के तमाम जो नेता थे वो वहां पे उमड़े और वहां पे जो है पूरी ताकत लगा दी कि बीजेपी की जीत होनी चाहिए। लेकिन वहीं अब चूंकि 20 तारीख को ये चलिए अनुज, देखना अहम होगा कि आखिर दांव किसका चलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड की चारधाम 2024 यात्रा का समापन। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा खत्म हो गई है। बद्रीनाथ पहुंचे हैं लगभग 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। इस सीजन में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 46 लाख के पार पहुंच गया। इस बार 153 दिन तक यह यात्रा चली है। 10 मई को शुरू हुई चारधाम की यात्रा, अब उसका समापन हो गया है। तो उत्तराखंड की साल 2024 की चारधाम यात्रा पूरी हो गई है। अब अगले साल अप्रैल मई में चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। सबसे आखिर में रविवार 17 नवंबर को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हुए। इसके साथ ही साल 2024 की उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पूरी तरीके से संपन्न हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही उत्तराखंड की ये यात्रा खत्म हुई। तो अनुज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, अगर हम देखें एक लिहाज से तो इस बार की जो चारधाम यात्रा है उसने कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है उसका समापन हो चुका है। कल रात्रि 10:07 पे भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए, विधि पूर्वक कपाट बंद हुए। और इस बार रिकॉर्ड टूटा है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे यमुनोत्री हो। अप्रैल से शुरू हुई इस यात्रा के आज कल इसका जब रात समापन हुआ उसके बाद जो आंकड़े की अगर बात करें तो बद्री विशाल में केवल जो 16 से 17 लाख लोग हैं उन्होंने दर्शन किए। अगर वही केदारनाथ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो दर्शन किए गए वो केदारनाथ में दर्शन किए गए। करीब 32 लाख लोगों ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो ये आंकड़ा अपने आप में भी आश्चर्यजनक है और सरकार भी इस बात को बोल रही है कि इस बार के आंकड़े खुद ब खुद अद्भुत है, खुद ब खुद आश्चर्यजनक है। और इसके साथ ही अगले साल की जो चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी उसमें इससे ज्यादा की जो है जो तीर्थयात्री है वो आएंगे। तो सरकार तैयारी पूरी करेगी। अब कपाट चूंकि बंद हो चुके हैं, अगर किसी को न्यूज इंडिया के माध्यम से मैं बोलना भी चाहूंगा, अगर किसी को अभी भी दर्शन करने हैं, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने हैं, तो वो जोशीमठ जा सकता है, जहां पे उनकी डोली रखी जाती है। भगवान बद्री विशाल की डोली वहां पहुंचती है और वहां पे जोशीमठ में उनके दर्शन किए जा सकते हैं। और अगर केदारनाथ धाम के दर्शन करने हैं तो ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर में उनकी जो डोली है वो डोली यहाँ पे रखी जाती है। ठीक है अनुज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चारधाम यात्रा अब खत्म हो गई है। लाखों की तादाद में इस बार जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचे। बद्रीनाथ लगभग 14 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए हैं। इस सीजन में अगर ओवरऑल आंकड़ा देखा जाए तो बताया यह जा रहा है कि लगभग 46 लाख से ज्यादा लोगों ने इस बार चारधाम यात्रा की है। वहीं अगर देखा जाए तो इस बार यह यात्रा 153 दिनों तक चली है। 10 मई को इस यात्रा की शुरुआत होती है और अब जाकर के यह यात्रा जो है वो खत्म हो गई है। तो
अब इंतजार है अगले साल का, जब साल 2025 की ये यात्रा अगले साल अप्रैल मई में फिर से शुरू होगी। लगभग 46,17,445 श्रद्धालु जो हैं वो इस बार दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर सौरभ जोशी को धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से धमकी दी गई है। 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई है, यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 दिन में पैसा नहीं देने पर मारने तक की धमकी दी गई है। अब हल्द्वानी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के रहने वाले यूट्यूबर सौरभ जोशी ने कोतवाली पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक पत्र उन्हें भेजा गया है, जिसमें नकद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 5 दिन में पैसा नहीं देने पर परिवार के एक सदस्य को मारने की धमकी दी गई है। फिलहाल इस मामले की जांच अब हल्द्वानी कोतवाली पुलिस कर रही है। जो यूट्यूबर सौरभ जोशी जी हैं, इनके द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें कि एक लेटर जो उनके घर से कोई डाल गया, उसमें 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज कर ली गई सुसंगत धाराओं में एक्सटॉर्शन और जान से मारने की धमकी के संबंध में। हमने सीसीटीवी भी खंगाले हैं, कई महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका पर्दाफाश किया जाएगा। तो देखिए, यूट्यूबर को धमकी मिली है, एक लेटर मिला है जिसमें 2 करोड़ की रंगदारी अगर कहें तो वो मांगी गई है, और कहा गया है कि अगर 5 दिनों में ये पैसे नहीं दिए गए तो घर के परिवार के किसी सदस्य को जान से मार दिया जाएगा। अब हल्द्वानी की कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उत्तरायणी कौतिक मेले को लेकर बैठक हुई है कोटाबाग में। मंडल ने ये बैठक की है। आपको बता दें कि जनवरी में उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन होगा। 3 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक इस मेले का आयोजन होना है। 8 सालों से इस मेले का आयोजन हो रहा है। कालाढूंगी विधानसभा के नवी उत्तरायणी कौतिक मेले के आयोजन को लेकर कोटाबाग में आयोजक मंडल ने एक बैठक आयोजित की। बैठक में कोटाबाग में बीते 8 सालों से उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है। 3 जनवरी से 15 जनवरी तक उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन कोटाबाग डाक बंगला परिसर में किया जाएगा, जिसमें कई प्रकार के खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय और लोक कलाकारों द्वारा कार्यक्रम का समापन होगा। उत्तरायणी कौतिक के आयोजन के संबंध में डाक बंगला कोटाबाग में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आरंभिक पहल संस्था के सदस्य, समस्त जनप्रतिनिधिगण, सामाजिक कार्यकर्ता व व्यापार मंडल के सदस्य मौजूद रहे। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो नवम उत्तरायणी कौतिक है वह डाक बंगले कोटाबाग में आयोजन किया जाएगा। वह 3 से 15 जनवरी के दौरान यह कार्यक्रम होगा, जिसमें स्थानीय उत्पादों के स्टॉल, स्वयं सहायता समूह के स्टॉल, झूले व अन्य आकर्षक चीजें उपलब्ध रहेंगी। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है कि 6 जनवरी को सामूहिक रूप से कोटाबाग क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधिगण व व्यापार मंडल के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। देहरादून में बीजेपी मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केदारनाथ का विकास बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। सरकार विकास के साथ संस्कृति को बचाने का भी काम कर रही है। वहीं सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस जनहित के मुद्दों को छोड़कर
केदारनाथ की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। ये बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। हरिद्वार के ज्वालापुर मोहल्ला में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने आरोप लगाया कि शेर सिंह नाम का व्यक्ति, जो एक माफिया है, लगातार ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने बताया कि शेर सिंह पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब वह दोबारा कब्जे की कोशिश कर रहा है। वहीं पूर्व विधायक ने जिलाधिकारी से मांग की है इस मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जरूरत पड़ने पर अवैध कब्जे वाली जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। शेर सिंह मोहल्ला कड़ा ज्वालापुर में शराब माफिया भी है, भू माफिया भी है। अरबों रुपए की जमीन बेच रहे हैं। सरकार पता नहीं कहाँ सोई है। मैंने विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को कहा था, मैंने विकास प्राधिकरण के सचिव को कहा था, किसी शय के ऊपर उसको रोका जा रहा। आज बाहर का गेट लगाकर अंदर करोड़ों रुपए की जमीन बेच दी है, फुटों के हिसाब से बेच दी है। उस पर निर्माण भी कार्य चल रहा है। आज मैंने जिलाधिकारी से कहा कि इसके बारे में तुरंत अपना जिलाधिकारी, एसडीएम, एसएसपी और बीएचएल और उसके अलावा जो हमारे क्या नाम है सीएम, आरएम, सीडकुल, इनकी कमेटी बना के तत्काल रोका जाए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं बार बार दर्शा रहा हूँ, 2 बार पहले बुलडोजर चल चुका है और पूरन सिंह राणा यहाँ पर बुलडोजर लेकर जाने वाले थे, किसी कारणों से उस दिन रुक गए। पूरी पत्रावली तैयार है। अरबों रुपए की जमीन के ऊपर भू माफिया ने कब्जा कर रखा है। पिथौरागढ़ में खेल महाकुंभ का आयोजन, 7 दिवसीय खेल महाकुंभ का आगाज हो गया है। 3 दिनों में 2000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 22 नवंबर तक खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। उत्तराखंड में खेलों का महाकुंभ का आगाज हो गया है। 2025 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी भी उत्तराखंड करेगा। युवा कल्याण विभाग ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पिथौरागढ़ में चल रहे 7 दिवसीय जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में बड़ी संख्या में खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। पिछले 3 दिनों में 2000 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता अंडर 14, 17 और 20 वर्ग की बालक और बालिका वर्ग के आयोजित हो रहे हैं। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर मौका मिल रहा है। प्रतियोगिता में जिले के 8 विकास खंड के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। जो यहाँ पर जनपद स्तरीय पिथौरागढ़ में चल रहा है, आज इसका तीसरा दिन है और 16 तारीख को ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी, जिसमें पहले दिन अंडर 14, 17, 20 बालिका वर्ग में यहाँ पर 9 खेल आयोजित किए गए थे, जिसमें पहले दिन लगभग 1550 बच्चों ने यहाँ पर बालिकाओं ने प्रतिभाग किया था। उसके बाद दिनांक 17 तारीख को यहाँ पर अंडर 14 और 17 बालक वर्ग की यहाँ पर 7 प्रतियोगिताएं और अंडर 14, 17, 20 बालक वर्ग की हैंडबॉल की प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें 1700 और 1800 के आसपास जो है बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। इसी तरह से आज जो है यहाँ पर बालिका वर्ग की कराटे, हैंडबॉल, बॉक्सिंग की प्रतियोगिता यहाँ पर चल रही है। बालक वर्ग में बॉक्सिंग की प्रतियोगिता चल रही है और अंडर 20 आज से जो है बालक वर्ग में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और बास्केटबॉल की प्रतियोगिता आज यहाँ पर आयोजित की जा रही है। मुझे यहाँ मैं खेल महाकुंभ में प्रतिभाग कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ की सारी फैसिलिटीज़ जितनी भी है सब बहुत अच्छी है। और पहले मैंने ब्लॉक स्तरीय में पार्टिसिपेट किया था, उससे मैं चयन हुई और अब मेरा यहाँ जिला स्तरीय प्रतियोगिता है अभी, और सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में उत्तराखंड की बसों की एंट्री पर रोक लगी है। BS3 और BS4 बसों का संचालन ठप। प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर यात्रियों को परेशानी हो रही है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद उत्तराखंड की बसों पर रोक लगी है। उत्तराखंड से दिल्ली के लिए संचालित होने वाली परिवहन निगम की BS3 और BS4 मॉडल की 194 बसों का संचालन ठप हो गया है। दिल्ली सरकार ने ग्रैप 4 लागू कर दिया है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ने लगी है।
तो आपको बता दें कि BS3 और BS4 की बसों का संचालन जो है वो एक तरीके से ठप हो गया है। निकाय चुनाव पर शहरी विकास मंत्री का बयान सामने आया है। निकाय चुनाव पर प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया है कि दिसंबर तक होंगे निकाय चुनाव। उत्तराखंड में निकाय चुनाव जल्द होंगे, ये कहा है प्रेमचंद अग्रवाल ने। पिछले साल निकायों का कार्यकाल समाप्त हुआ था और उत्तराखंड में अब निकाय चुनाव जल्द होंगे, ऐसा कहना है प्रेमचंद अग्रवाल का। विपक्ष के आरोपों के बीच राज्य के शहरी विकास मंत्री का यह बयान सामने आया। जो निकाय चुनाव है उससे पहले सिर्फ एक स्टेप पीछे हम लोग, वो है आरक्षण। आरक्षण का निर्धारण जैसी होगा और उसके तुरंत बाद हम कार्यक्रम जारी करेंगे और कार्यक्रम जारी होते ही चुनाव कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा मैं पहले भी कहा था, मैं दोहरा देता हूं कि दिसंबर में किसी भी तरह से हम चुनाव कराने के लिए हमारी मंशा भी है, सरकार भी चाहती है, हम सब लोग इच्छुक हैं और सारी परिस्थितियां अनुकूल रही। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र के रोशनाबाद में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। इसको लेकर परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी झोलाछाप डॉक्टरों की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही लोगों ने स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इन झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दी और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।